हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड सिटी मैच चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी में हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया हम लोगों ने पढ़ा जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, चलना, खाना, पीना, टहलना, है ना, बहुत सारी क्रियाएँ हैं। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को प्यारे बच्चों हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है क्रिया उत्पन्न कहाँ से हो रही है। मैंने बताया क्रिया हमेशा जो है, क्रिया ज़्यादातर जो संस्कृत में क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से उत्पन्न होती हैं और हिंदी में जो क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से उत्पन्न होती हैं प्लस संज्ञा और विशेषण से भी बनाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को धातु से बनी, है ना, धातु से क्रियाएं किस प्रकार से बनती हैं। ठीक है, और मैंने बताया जो धातु होता है, जो धातु होता है, जैसे पी से पीना हो गया, है ना, ये धातु है। ठीक है, टहलना हो गया, बहुत सारी हो गई। अब जैसे मैंने लिखा था लिखना, लिखना, लिखाना और लिखवाना, है ना, और पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, है ना, पढ़ धातु है, इसको धातु कहते हैं। धातु का मतलब जो सब में पाई जाए, इसको मूलांश कहा जाता है, शब्दयोनि कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो धातुएं होती हैं प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती हैं, एक मूल धातु होती है और एक यौगिक धातु होती है। मूल धातु का मतलब क्या हुआ, मूल धातु मतलब आप कह सकते हैं, है ना, ऐसी क्रियाएं जो केवल धातुओं से बनती हैं। ठीक है, धातुओं से ही बनती हैं, उनको मूल धातु कहते हैं। ठीक है, और यौगिक धातु में आपने क्या पढ़ा, यौगिक धातु में आपने पढ़ा मूल धातु का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो स्वतंत्र हो, जैसे खा, पी, चल, उठ, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको मूल धातु कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र होती है। और जो यौगिक धातुएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ योग कर दिया जाता है। यौगिक शब्द से ही हमें पता चलता है किसी न किसी चीज़ का योग किया जाता है, तो उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे उठना हो गया, उठ प्लस ना हो गया, है ना, चल प्लस ना हो गया, चलना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से खा प्लस ना हो गया, खाना, खा, इसमें मूल धातु है। जैसे लिख है, लिख में प्लस ना लग गया, लिखना हो गया, है ना, पढ़ मूल धातु है, इसमें ना लग गया, पढ़ना हो गया। इस प्रकार से, है ना, इसको यौगिक धातु कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यौगिक धातुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रणार्थक होती हैं और इसके बाद द्वितीय प्रणार्थक होती हैं। प्रथम प्रणार्थक का मतलब है आना शब्द लग जाए, है ना, तो प्रथम प्रणार्थक, वाना शब्द लग जाए द्वितीय प्रणार्थक। ठीक है, इसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब, और इसके बाद हम लोगों ने नाम धातु पढ़ा, है ना। नाम धातु का मतलब नाम, नाम मतलब नाम, जैसे आपको बताऊं, आपके दिमाग में संज्ञा आ गया होगा, नाम, है ना, हर एक नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक, तो आपने पढ़ा कि हिंदी में जो होती हैं क्रियाएं, कुछ क्रियाएं संज्ञा से भी बनती हैं। ठीक है, जैसे लात एक संज्ञा है, इसमें याना प्रत्यय लगा दिया, लतियाना हो गया, बात में याना लगा दिया, बतियाना हो गया, है ना, ये संज्ञा से आपकी बन गई। ठीक, और जैसे मैंने कह दिया आपसे, और कुछ संज्ञाएं विशेषण से बनती हैं, जैसे दुख, दुखी एक विशेषण है, इसमें मैंने होना लगा दिया, दुखी होना ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। हम लोग कह सकते हैं रचना के आधार पर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और जब कभी भी आपसे पूछा जाए क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, बताएंगे दो प्रकार की, सकर्मक और आकर्मक, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो आज हम लोग सकर्मक और अकर्मक पर ही बात करेंगे। और भी कुछ क्रियाएं होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, है ना, और पूर्वकालिक क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो उनके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन से, सकर्मक और आकर्मक। अब प्यारे बच्चों हम लोग सकर्मक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक, जिसको ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है।
ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भैया? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है। और तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, करा सकर्मक क्रिया, तो आप लोग वैसे जानिए स माने साथ और कर्मक माने कर्म। जब कर्म साथ हो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ठीक है, यह कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, वहाँ पर क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जैसे प्यारे बच्चों, मैं उदाहरण की बात करूँ, जैसे मैंने कहा उसने पत्र लिखा, है ना, तो उसने भैया क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र यहाँ पर क्या हो गया? पत्र यहाँ पर आपका कर्म हो गया। क्रिया क्या है? लिखा, क्रिया हो गई, है ना। तो यहाँ पर कर्म है, उसने क्या लिखा? क्या शब्द मैंने लगा दिया, पता चल गया पत्र लिखा, एक क्रिया हो गया। ठीक है। जैसे आप लोग इसमें और कह सकते हैं राम फल खाता है। राम फल खाता है। खाता क्या हो गया भैया? क्रिया हो गया, है ना। अब क्या खाता है? फल खाता है। फल क्या हो गया? कर्म। तो इसमें है सकर्मक हो गया। क्यों सकर्मक हो गया? क्योंकि इसमें कर्म है, इसलिए क्या हो गया? सकर्मक। जैसे मैंने कह दिया सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, गाती प्यारे बच्चों क्रिया हो गया। अब क्या गाती है? तुरंत दिमाग में आएगा गीत। क्या हो गया? कर्म यहाँ है, ये हो गया सकर्मक। ठीक है, सकर्मक हो गया। जैसे और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं और आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने कहा मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। अब यहाँ पर संभावना है। क्या है? संभावना है। क्यों संभावना है? पढ़ता तो भैया क्रिया हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ता होगा। यहाँ कर्म की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए क्या हो गया? इस सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। तो आशा करते हैं सकर्मक समझ में आ गया होगा। सा माने साथ और कर्मक माने कर्म, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, अर्थात, है ना, क्रिया का फल कर्म पर पड़े। क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, कर्म पर पड़े। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है? सकर्मक। तो हम लोग अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। अब हम लोग अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। और अगर कर्म नहीं होता होगा प्यारे बच्चों, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता हो। तो ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं राम दौड़ता है। राम दौड़ता है। दौड़ता प्यारे बच्चों क्रिया हो गई, है ना। क्या हो गई? क्रिया। अब आप कहिए राम क्या दौड़ता है? उत्तर आया क्या? नहीं, है ना। राम दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, ये आपका कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई। ठीक है। कर्म का अभाव है, इसको मैं अकर्मक क्रिया कह सकता हूँ। क्या कहूँगा? अकर्मक। आ माने नहीं, कर्मक माने कर्म, आ माने नहीं और कर्मक माने प्यारे बच्चों कर्म।
ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। कर्म प्यारे बच्चों होता क्या है? कर्म का मतलब होता है which works are done by subject। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्म कहलाता है। तो राम दौड़ता है तो क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ क्या है? कर्म नहीं है। अब अगर मैं दूसरे बात करूं, जैसे मैंने कहा बालक सोता है, बालक सोता है, इसमें सोता प्यारे बच्चों क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। सोता है कौन? बालक। डायरेक्ट प्रभाव, इस क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट इस पर बालक पर पड़ रहा है ना। तो कर्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है तो आप कह सकते हैं क्या है? अकर्मक है। जैसे मैं कह सकता हूँ रामू हंसता है, रामू हंसता है। हंसता क्या है? क्रिया है। क्रिया प्रभाव कौन हंसता है? रामू। डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है कर्ता पर। रामू क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है इसलिए अकर्मक। जैसे और एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं लड़कियां, लड़कियां चलती, लड़कियां सॉरी लड़कियां हंसती, लड़कियां रोती, लड़कियां रोती। ठीक है, अब यहाँ पर रोती प्यारे बच्चों क्रिया है और क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट लड़कियों पर पड़ा कर्मक। तो सीधा सीधा आप लोग मान चलिए आ माने नहीं और कर्मक में कर्म, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, है ना, कर्म की संभावना न पाई जाए, वही क्या होता है? कर्मक होता है। ठीक, अब प्यारे बच्चों कुछ क्रियाएं और हैं, उन क्रियाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे तो कुछ और क्रिया देखते हैं। दूसरा अगली क्रिया हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, एब्सोल्यूटिव वर्ब। जब इसकी परिभाषा है, जब कर्ता किसी क्रिया को किसी क्रिया को समाप्त करके कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे अब मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं, जैसे वह नहाकर स्कूल जाएगा, है ना। वह नहाकर स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नहाकर पहली क्रिया हो गई। जब वह नहा लेगा मतलब पहले कार्य को समाप्त कर लेगा तब वह जाएगा, फिर दूसरी क्रिया हो गई। समझ में आ गया, है ना। जहाँ पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, जब पहला कार्य समाप्त होगा तभी दूसरा कार्य आरंभ होगा। तो ऐसे में क्या होगा? इस प्रकार की वाक्य में होती है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे वह भोजन करके सो गया, वह भोजन करके सो गया। ठीक है, वह भोजन करके सो गया। तो वह भोजन करके ना मतलब ईट हो गया, ये आपकी क्रिया हो गई फर्स्ट। ये आपकी क्या हुई? क्रिया हो गई फर्स्ट, भोजन करके क्रिया नंबर। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? आश्रित है, डिपेंड, है ना। तो आप लोगों की इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया
संपन्न होगी। ठीक है, जैसे आप और कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वह, जैसे आप कह सकते हैं सीमा सीमा भोजन करती स्कूल जाएगी। पहले भोजन करेगी क्रिया फर्स्ट, ठीक है, स्कूल जाएगी क्रिया सेकेंड। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जहाँ पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ पर होता पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अब कुछ क्रियाएं और हैं प्यारे बच्चों, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली क्रिया क्या है। प्यारे बच्चों, अगली क्रिया है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया आप लोग जानते हैं, सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग हिंदी में भले कुछ कम जानते हों, इंग्लिश में ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैड। ठीक है, और हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, हैड बीन, ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं हिंदी में, चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ परित होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है ना। सहायक क्रिया क्या करती है, वाक्य को पूर्ण करती है, पूर्ण करने में सहयोग करती है। जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, ये खा क्या हो गया, ये तो भैया मुख्य क्रिया हो गई। क्या हो गया, मुख्य क्रिया। अब पूछा जाए रही है क्या है, ये प्यारे बच्चों सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। अब जैसे मैं कहूँ गीता एक मधुर गीत गाती है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, गा हो गई मुख्य क्रिया। ठीक है, अब ता है, ती है, ये क्या हो गया, सहायक क्रिया। आपने पढ़ा है ता है, ती है, ते हैं, है ना, आदि आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं, है ना। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो रहा, रही, और गा, गी, गे, था, थी, है ना, ये सब क्या होती है प्यारे बच्चों, सहायक क्रिया होती है। ठीक है, चलिए और जैसे मैं आपसे सहायक क्रिया के बारे में कहूँ, जैसे मैंने कहा पिताजी बाजार जा रहे थे। अब इसमें सहायक क्रिया बताइए प्यारे बच्चों, जा तो हो गया मुख्य क्रिया, ठीक है, और रही में क्या हो गया, सहायक क्रिया। ठीक है, शायद सहायक क्रिया बहुत कठिन नहीं है, आसान ही है, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जिससे मैं और अधिक बता दूँ, वह पत्र लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखना क्या हो गया प्यारे बच्चों, मुख्य क्रिया हो गया, और चुके हैं क्या हो गया, सहायक क्रिया। क्या हो गया, सहायक क्रिया। ठीक है, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ सीता 2 घंटे से स्नान कर रही थी, है ना। तो स्नान करना एक भैया मुख्य क्रिया हो गया, है ना, और रही थी क्या हो गया, सहायक क्रिया। तो अब प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे सहायक क्रिया क्या होता है। पूछा जाता है सहायक क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग जो है अर्थ को स्पष्ट और वाक्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुछ एक क्रियाएं हम लोग और पढ़ते हैं। अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। आज पूछा जाता है
द्विकर्मक का मतलब हुआ डबल ट्रांजिटिव वर्ब को आप कह सकते हैं जिस वाक्य में दो, आप कह सकते हैं जिस क्रिया के दो कर्म हो, तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्म का मतलब, जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे कहा अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, छात्रों को कर्म नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी भी एक कर्म होता है, कर्म नंबर सेकंड, क्रिया एक ही है, क्या? पढ़ाना, पढ़ाना है ना। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया एक है, कर्म दो है। द्विकर्मक, द्वि माने दो, कर्मक माने कर्म। ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हो उसे आप कहेंगे द्विकर्मक। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, आप कह सकते हैं राम ने रावण को बाण से मारा है ना, आप लोग इसको जानते हैं। तो राम ने भैया क्या हो गया? कर्ता। यहाँ के अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। इसको आप लोग जानते हैं। कर्ता का चिन्ह भी ने होता है और कर्म का चिन्ह भी को होता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, आप लोग जानते हैं। रावण को, है ना, राम ने रावण को कर्म नंबर फर्स्ट, बाण से कर्म नंबर सेकंड, और मारा क्या हो गया? क्रिया। एक ही क्रिया है और इस क्रिया के प्यारे बच्चों दो कर्म, इसलिए दो कर्म। और एग्जाम्पल अगर जानना चाहें तो आप कह सकते हैं राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा, है ना। तो राम ने भैया एक कर्ता हो गया और श्याम को कर्म नंबर फर्स्ट, थप्पड़ क्या हो गया? कर्म नंबर टू। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित उदाहरणों से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्रियाओं के बारे में सीखेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया कहते हैं कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब आप लोगों ने मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, है ना, जब ब्याज पर ब्याज जुड़ता है ना। तो उसी प्रकार से हिंदी में है संयुक्त क्रिया, संयुक्त, साथ साथ जुड़ जाए, है ना। संयुक्त माने जोड़। ठीक है, देखिए जब कोई क्रिया किन्हीं दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, आप जानते हैं कि खाने एक क्रिया हो गई और लगा एक क्रिया हो गई, दो क्रिया दोनों आपस में जुड़ गई, वह खाने लगा, जिसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। मुझे पढ़ने दो, पढ़ने एक क्रिया है और दो एक अलग क्रिया है ना। और वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूदना एक हो गया एक क्रिया और पड़ा एक क्रिया हो गया, दो क्रियाओं के संयोग से वाक्य बना है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ना एक क्रिया हो गया और ले भी एक क्रिया हो गया, दो क्रिया। खेलती कूदती रहती है, वह खेलती कूदती है ना, तो यहाँ पर एक और कूदती, खेलना एक क्रिया, कूदती एक क्रिया। ठीक है, तो पहली क्रिया दूसरी। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ कह सकते हैं संयुक्त क्रिया। आप आते जाते रहिए, आना एक क्रिया होती है, जाना एक क्रिया होती है। चिड़िया उड़ा करती है ना, उड़ना और एक दूसरी क्रिया। आप त्यागपत्र दे ही डालो, देना क्या है? फर्स्ट क्रिया और डालो जो है दूसरी क्रिया, है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब होता जो है जब दो प्रकार की क्रियाएं एक दूसरे के साथ मिले तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है
कुछ और क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अगली क्रिया है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है क्रियार्थक क्या होता है? वर्बल नाउन। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांत व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं धूम्रपान, 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 धूम्रपान करना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए कारक होता है। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो स्मोक मतलब धुआं निकालना है ना। धूम्रपान एक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयुक्त कर दिया गया है, तो इसी को कहेंगे क्रियार्थक संज्ञा, है ना। कि क्रिया का काम कर रहा है प्लस संज्ञा का भी काम कर रहा है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लाभकारी है। आप सभी लोग जानते हैं टहलना क्या होता है? एक संज्ञा होता है, एक क्रिया होता है। तो संज्ञा यहाँ पर क्रिया एक संज्ञा का कार्य कर रही है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया क्या बन गई है? संज्ञा का भी काम कर रही है प्लस क्रिया का भी काम कर रही है, इसलिए आप यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा के लगभग क्रिया में जो कुछ भी था लगभग हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया और हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब केवल इसमें एक पॉइंट और बच रहा है। ठीक, और वो है हमारा जो है उसको हम कह सकते हैं कि संज्ञा विकारी है या अविकारी है। ठीक है, विकारी होता है या अविकारी होता है, केवल हम लोगों के लिए बस यही एक चीज़ और है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, बस इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सॉरी इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, एक चीज़ मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ था, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ नाम बोधक क्रिया। इसको हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नाम बोधक है ना, नेमिंग वर्ब, नेमिंग हो गया, नेमिनल वर्ब है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। यहाँ पर है नाम बोधक क्रिया। क्या है? नाम बोधक क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोग जानते हैं हिंदी में जो क्रिया है संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने बनती है उसको यौगिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे संज्ञा में कोई क्रिया जोड़ दिया जाए तो नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। जैसे लाठी एक संज्ञा होता है, इसमें मारना क्रिया जोड़ा गया तो लाठी मारना हो गया। रक्त एक क्रिया है, इसमें रक्त एक संज्ञा है, संज्ञा में एक क्रिया खौलना जोड़ दिया गया, रक्त खौलना। इसी प्रकार से कुछ क्या है विशेषण है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ विशेषण लिखूँ प्लस में क्रिया लिख दूँ बराबर हो जाएगा नाम बोधक क्रिया। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा दुखी। ये क्या होता है? विशेषण विशेषता बताता है, और एक क्रिया है होना, तो क्या हो जाएगा? दुखी होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुखी होना। इस प्रकार से आपको कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा पीला, पीला प्लस होना, है ना, तो पीला होना हो जाएगा। पीला होना मतलब गुस्सा करना, ना लाल पीला होना।
ठीक। तो इस प्रकार से मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया क्रिया का खत्म। अब हमें केवल ये जानना है क्रिया विकारी होती है या प्यारे बच्चों अविकारी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रिया विकारी होती है का विकारी होती है, तो आप बताएंगे क्रिया दोनों होती है, क्रिया विकारी भी होती है और अविकारी भी होती है। तो आप कह सकते हैं क्रिया विकारी और अविकारी दोनों होती है, दोनों होती है। अब कैसे होती है, किस किस के अनुसार होती है, हम लोग चलिए चेक करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग लिंग के अनुसार देखेंगे। लिंग के अनुसार कुछ बच्चे हो सकता ना जानते हो विकारी या विकारिक मतलब। विकारिक मतलब होता है जिसका लिंग वचन या कारक चिन्ह बदल देने पर उसमें परिवर्तन आ जाए, उसे विकारी। जिसमें परिवर्तन ना आवे उसे अविकारी। जैसे लिंग के अनुसार मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिखा राधा रोती है। तो राधा क्या है प्यारे बच्चों, सभी लोग जानते हैं स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब अगर मैं इसका लिंग बदलूं, मैंने कहा राम रोता है, राम रोता है, इसका यहाँ मैंने पुल्लिंग कर दिया। क्या कर दिया, पुल्लिंग कर दिया, इसका लिंग बदल दिया। अब आप लोग मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बताइए रोती रोता फर्क हो गया कि नहीं। तो यहाँ मैं प्यारे बच्चों कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्रिया क्या है, विकारी। मैं कह सकता हूँ कि लिंग के अनुसार क्रिया क्या होगी प्यारे बच्चों, विकारी होगी, है ना, समझ गए होंगे। अब अगर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों वचन के अनुसार देखूं, वचन के अनुसार अगर मैं वचन के अनुसार देखूं क्रिया विकारी है का विकारी। जैसे उदाहरण मैंने लिखा वह नहा कर जाएगी, वह नहा कर जाएगी, है ना। और मैं क्या हो गया, एक वचन हो गया, वह नहा कर जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको बहुवचन कर दूँ, वह नहा कर जाएंगे, वह नहा कर जाएंगे। यहाँ मैंने कह दिया बहुवचन। नहा कर में कोई परिवर्तन आया क्या, कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं वचन के अनुसार क्रिया क्या होती है, अविकारी होती है, अविकारी। हाँ, जैसे एक आध एग्जाम्पल इसी हम लोग और देखें। जैसे मैंने कहा वह सोती है, ठीक है, वह सोती है, वह सोते हैं, वह सोते हैं, वह सोती है। यहाँ पर देखो विकार आ गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे संज्ञा विकारी या विकारी दोनों होती है। ठीक, अब हम लोग अगर देखें कारक चिन्ह के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार आप लोग देखिए पहला कारक चिन्हों के अनुसार जैसे मैं कहूँ तो हंसते हो, तुम हंसते हो। अब बताइए तुम, है ना, तुम हंसते हो, तुम क्या होता है, जैसे मैंने कहा तुम हंसते हो तो तुम क्या होता है। अगर मैं इसको पुरुष के अनुसार देखूं, है ना, कारक चिन्ह नहीं पुरुष के अनुसार देखूं, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार, यहाँ मैं अगर पुरुष के अनुसार देखूं, पुरुष के अनुसार तुम हंसते हो, सभी लोग जानते हो तुम होता है मध्यम पुरुष, क्या होता है मध्यम पुरुष। अब अगर इसके जगह मैं उत्तम पुरुष कर दूं, यहाँ पर उत्तम पुरुष,
इसका कारक बदलूं, मैं लिख दिया मैं हंसता हूँ। अब बताइए परिवर्तन हुआ कि नहीं? हंसता हंसती परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब इसके भी अनुसार क्या हो गया? विकारी। क्या हो गया प्यारे बच्चे? विकारी। यहाँ पर भी क्रिया में विकार आ गया। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, तो बस करते हैं, इतना ही बहुत हो गया कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, क्रिया का हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग क्रिया की परिभाषा पढ़े और पढ़ा क्रिया की उत्पत्ति जो होती है। क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा हम लोगों का रचना के आधार पर, है ना। तो हमने पढ़ा व्युत्पत्ति का मतलब होता है क्रिया उत्पन्न कैसे हो रही है। तो क्रिया धातु से उत्पन्न होती है। धातु में मैंने बताया दो प्रकार की, मूल धातु और उसके बाद यौगिक धातु। मूल धातु को मूलांश कहा जाता है, शब्द योनि कहा जाता है ना, जहाँ से जो है क्रिया की उत्पत्ति होती है। और यौगिक में प्रत्यय लग जाता है। प्रत्यय कौन सा? अगर प्रत्यय लग जाए, आना प्रत्यय लगा हो, ठीक है, तो उसे प्रथम प्रणार्थक, और वाना प्रत्यय लगा हो तो उसे द्वितीय प्रणार्थक कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रचना, इसमें जो है नाम बोधक क्रिया पढ़ा, है ना, कि क्रिया संज्ञा और सर्वनाम में भी प्रत्यय जोड़ने से बनती है। काफ़ी सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक। और अकर्मक का मतलब माने नहीं, कर्मक माने कर्म। जिस वाक्य में क्रिया ना हो अर्थात कर्म ना हो, अर्थात क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, वहाँ पर जो है क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा, दुकर्मक क्रिया पढ़ा, है ना, और इसके बाद हमने सहायक क्रिया के बारे में सीखा। ठीक है, और बहुत सारी और क्रियाओं के बारे में सीखा। और संज्ञा को हम लोगों ने क्रिया को देखा, क्रिया जो है विकारी और अविकारी दोनों होती है। अब हम लोग क्रिया पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट नंबर जो 3 आएगा उसमें हम लोग क्रिया पर टेस्ट करेंगे। और टेस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, पार्ट 1 2 देख लीजिए ढंग से, और उसके बाद आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिए पार्ट नंबर 3 में। ठीक है।